नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मुद्दा आज है कि रोहिंग्या के हमदर्द क्या सिर्फ वोट बैंक को देख रहे हैं, देश की सुरक्षा को नहीं। दरअसल एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या के मुद्दे पर सरकार के रुख को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब दलाई लामा को भारत में शरण मिल सकती है तो रोहिंग्याओं को क्यों नहीं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन आपकी बहन हो सकती हैं तो रोहिंग्या आपके भाई क्यों नहीं हो सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि रोहिंग्या के मुद्दे को मुसलमान के नजरिए से ना देखें, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या ओवैसी रोहिंग्या के मुद्दे को मुस्लिम राजनीति के नजरिए से वाकई नहीं देख रहे। सवाल है कि अवैध रोहिंग्या को भारत में रहने की वकालत क्यों की जा रही है जबकि वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। एजेंसियां इसका लगातार संकेत दे रही हैं। ओवैसी तिब्बती शरणार्थियों का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या उनकी तुलना रोहिंग्या से की जा सकती है? आज रोहिंग्या के मुद्दे पर मानवाधिकार की बात की जा रही है, लेकिन अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर चुप्पी क्यों बरती गई। म्यांमार में रोहिंग्या संकट शुरू होने के बाद म्यांमार पर सवाल उठाने वाला हर एक देश मानवाधिकार की बात तो करता है, लेकिन कोई भी अपने यहां रोहिंग्या को शरण देने को तैयार नहीं होता। क्या रोहिंग्या को शरण देने से उन देशों को डर लगता है? और सवाल यह भी है कि क्या आतंक की वजह से दुनिया भर में मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, इसलिए रोहिंग्या को शरण नहीं मिल रही। जब रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ 16,000 या 40,000, 100 करोड़ का मुल्क, 40,000 क्या माने रखते हैं मिस्टर मोदी? जब हमने अपने सीने को खोलकर 1,10,000 तिब्बत के लोगों को अपना शहरी माना, अपना रिफ्यूजी माना, अपना दोस्त माना, अपना भाई माना, दलाई लामा को हमने हिंदुस्तान में अपना मेहमान बनाया, तस्लीमा आपकी बहन बन गई, तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता मिस्टर मोदी? सर, रोहिंग्या क्राइसिस पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखिए, जो भी एफिडेविट फाइल करनी है हम लोग 18 तारीख को एफिडेविट फाइल करेंगे। क्या कुल जुर्म है बर्मा के मुसलमान का? सिर्फ ये कि वो मुसलमान है और बुद्ध हुकूमत ये कर रही है। जिनके मजहब में लिखा कीड़े मकोड़े मारना भी हराम है, बुद्ध मजहब में कीड़े मारना तो हराम है, पर मुसलमानों का कत्ल आज ये सारे बुद्ध मिलकर कर रहे हैं। मुसलमानों को बेदार करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। नहीं बर्दाश्त करते, खून के आंसू रो रहे हैं हमारे दिल जब ये तस्वीरें देखी जा रही है। मानवता के आधार पर भारत इस तरह की मदद करता रहा है, लेकिन क्या भारत के सामरिक हित इससे प्रभावित तो नहीं होंगे? इन सब चीज़ों की जांच जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करें, उसके आधार पर जो रिपोर्ट हो उस पर निर्णय करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय हित सबसे बड़े होते हैं। जो भी सरकार ने निर्णय लिया है इसका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह विषय हिंदू और मुसलमान से नहीं जुड़ा हुआ है। इसको तो राजनीति का विषय भी नहीं बनाना चाहिए। सब पार्टीज मिलकर के इसमें फैसले करें, क्योंकि ये देश के हित की और देश की सोच और दूरगामी प्रभाव वाले ये डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि सरकार इसमें सब पार्टीज को बुलाए और मिल करके पूरे देश की एक नीति हो, सब पार्टीज की एक नीति हो। एक पार्टी या दूसरी पार्टी की अलग अलग नीति ऐसी चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। मुसलमान भाई हैं, कितने रहते हैं? 150 करोड़ के करीब रह रहे हैं। अगर उसमें और 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम आ जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, क्योंकि आजकल भारत के अंदर देखिए आप, भारत के अंदर कितने सारे मिलिटेंट टेररिस्ट हमले हुए। तो हमें बहुत सावधान रहना है। हमारे दुश्मन तो ऐसे ही रेफ्यूजीज का फ़ायदा उठाकर अपने लोगों को भी उनमें डालकर इन्फिल्ट्रेट करते। तो चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि यह खबर विश्वसनीयता के सभी पैमानों पर खरी उतरती है। इस खबर में मौके पर हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे पास इस खबर से जुड़े गवाह हैं। तकनीकी विश्वसनीयता के पैमानों पर भी यह खबर पूरी तरह से खरी उतरती है। आज हमारे साथ ताल ठोके का हिस्सा बन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, हैदराबाद से सांसद हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मोहम्मद साकी खान राठौर जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया तहसीन उलेमाए इस्लाम के महासचिव, और अतीकुर रहमान जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन हम ये बता दें कि आज इस कार्यक्रम में शुरुआती कुछ देर तक ही रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी, लिहाजा हम शुरुआत के कुछ सवाल सीधे असद ओवैसी और संबित पात्रा से करेंगे। स्वागत है असदुद्दीन ओवैसी आपका ताल ठोक के कार्यक्रम में। जी, आपने आज जो स्टैंड रखा रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर,
वो सरकार के स्टैंड से अलग है, क्यों? नहीं, देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही पहले ही गुजारिश कर रहा हूं कि रोहिंग्या रेफ्यूजी का मसले को आप मुसलमान के तौर पर मत देखिए। कल ही अखबारात में ये रिपोर्ट आया कि 200 रोहिंग्या हिंदू लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, 400 घरों को, उनके घर को जला दिया गया। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब हमारे मुल्क में ऑलरेडी मौजूदा 16,000 या 40,000 रोहिंग्या है यहाँ पर, और हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लॉ नहीं है, रेफ्यूजी लॉ नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने जो नॉन रिफ्यूलमेंट प्रिंसिपल को डेवलप किया है, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स में कहा कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ ना सिर्फ हिंदुस्तानियों पर बल्कि रेफ्यूजीज़ पर भी अप्लाई होता है। तो हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने अब तक 2 मिलियन रेफ्यूजीज़ हमारे पास आए, चाहे वो आज़ादी के बाद तिब्बत का मसला हो या फिर वेस्ट पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से चकमा लोग आए, और वो चकमा लोग जो शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ थे, और फिर उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी लोग आए। हमारा बोलना ये है कि जब आपके पास एक पॉलिसी है, जब आपने इन तमाम मुल्क से आए हुए रेफ्यूजियों को, अब तो हमने चकमा रेफ्यूजीज़ को सिटीजनशिप भी दे दिया और उनको लैंड राइट्स नहीं दिए, तो हिंदुस्तान क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स हैं उसको सामने रखकर फैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर सिक्योरिटी इशू है तो यकीनन तमिलियन रेफ्यूजीज़ जब आए थे, आज भी 60,000 तमिलियन रेफ्यूजीज़ तमिलनाडु में रहते हैं कैंपों में। राजीव गांधी के कत्ल के बाद भी उनको हमने रखा वहाँ पर, और उस ज़माने में भी जब जिस पर शक था उन रेफ्यूजीज़ पर, उनको ले जाकर हमने एक एक्स्ट्रा स्पेशल कैंप में रखा। अगर मौजूदा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ पर हमारे को कोई शक है तो यकीनन आप इंक्वायरी करिए, इनको आप अलग जगह पर रखिए, मगर 40,000 या 16,000 लोगों को उठाकर आप उस जगह पर भिजाएंगे, कैसा भिजाएंगे? ये तो हिटलर की याद दिला देगा कि हिटलर ने भी ऐसी किया था ऑस्ट्रिया से, कि ट्रेन में डालकर पूरे यहूदियों को भिजा दिया और वो गए गैस चैम्बर में चले गए। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हमको देखना है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं। संबित पात्रा, रोहिंग्या को हिंदू मुसलमान की नजर से देखना किसने शुरू किया और क्यों? आप भी जानते हैं किसने शुरू किया। मैं याद कर दिलाता हूं दर्शकों को कि कब शुरू हुआ रोहिंग्यान को हिंदू और मुसलमान की नज़र से देखने का। रोहिंग्यान मुसलमान पहली बार जब तथाकथित रूप से प्रताड़ित हुए थे म्यांमार बर्मा के अंदर 2013 में, और जब यह खबर पूरे हिंदुस्तान में फैला तो याद करिए खास करके मस्जिदों में हिंदुस्तान के ऐलान किया गया कि इसके खिलाफ इकट्ठा होना है। आपको याद होगा 2013 अगस्त के महीने में मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में 1 लाख से अधिक मुसलमान भाई बंधु इकट्ठे हुए थे। कुछ वहाँ मौलानाओं ने कॉल दिया था, उसके पश्चात 7 लोगों की मृत्यु हुई। अमर ज्योति जवान जो कि हिंदुस्तान का प्रसिद्ध प्रतीक है उसको तोड़ दिया गया। उस पर हमने आपके साथ, मैंने खुद डिबेट किया था, आपको वो दिन भली बात याद होगा। उसी विषय को लेकर लखनऊ के प्रसिद्ध बुद्ध मूर्ति को तोड़ दिया गया था, वह भी आपको याद होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मुसलमान अगर रोहिंग्यान के रूप में बर्मा के लोगों द्वारा पीड़ित होता है या वहाँ संघर्ष चल रहा है, तो यहाँ के मुसलमान उनके लिए आवाज़ क्यों बुलंद करे, यहाँ के नेता उनके नेता क्यों बने, और किसने यह आरंभ किया? मुझे लगता है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अभी जब आदरणीय असउद्दीन ओवैसी साहब अपने उत्तर दे रहे थे, एक बात आपने शायद ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा 40,000 या 16,000 लोग में। ये बात उन्होंने क्यों कही मैं बताता हूँ। देखिए, रेफ्यूजी कौन होता है? रेफ्यूजी वो होता है जो असाइलम सीख करता है और कागज मांगता है देश से कि मुझे थोड़े दिन के रेफ्यूज दो। म्यांमार से रोहिंग्यान मुसलमान लगभग 14,000 लोगों ने भारतवर्ष में आके यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र से अपील की, उनको काट दिया गया और वो रेफ्यूजी बने। बाकी 40,000 रोहिंग्यान मुसलमान बॉर्डर के माध्यम से चुपके गलत तरीके से अंदर आए हैं, वो कोई कार्ड होल्डर नहीं है, वो रेफ्यूजी नहीं, वो इलीगल माइग्रेंट हैं। रेफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट में, घुसपैठिए में फर्क होता है। और भारत का संविधान कहती है जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से घुसपैठ करके आता है और हमारे भाई बहनों के हक को छीनता है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देता है, उसे बाहर निकालना यह कर्तव्य, यह धर्म देश के सरकार का है। तो हमारी सरकार वह धर्म निर्वाहन कर रही है और करना चाहिए। असद ओवैसी, आप घुसपैठियों की पैरवी कर रहे हैं क्या?
नहीं, घुसपैठी जब आ रहे थे तो फिर कितने ऑफिसरों को आपने सस्पेंड किया अभी तक? मान लीजिए कि घुसपैठी आए, तमिल रेफ्यूजी भी घुसपैठी है, अफगानिस्तान से हिंदू आए वो भी घुसपैठी है, वेस्ट पाकिस्तान से वहाँ के जुल्म का शिकार होकर लोग मजबूर होकर वेस्ट पाकिस्तान से सियालकोट से निकलकर जम्मू में आए, चकमा रेफ्यूजीज बांग्लादेश से निकल कर आए। ये लोग जिन पर जुल्म होता है वो अपनी ज़िंदगी और अपनी जान बचाने के लिए आते हैं और आए हैं। अब यही सरकार ने चकमा रेफ्यूजीज़ को सिटीजनशिप दिया है। वो चकमा रेफ्यूजीज़ जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ लड़ा था, हमने बांग्लादेश की मदद की उस ज़माने में, मुक्ति बहाई नहीं की, ये तो रिकॉर्ड पर है। मैं सिर्फ आपसे ही कह रहा हूँ कि अगर कोई जुर्म करता है, राजीव गांधी का कत्ल हुआ उसके बावजूद भी तमिलियन रेफ्यूजीज़ को निकाल कर हमने श्रीलंका नहीं भिजाया। संपित पात्रा लफ्ज़ मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर जो हिंदू हमारे भाई पाकिस्तान से आते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? संपित साहब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपने बिल लेकर आया, उसको स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसमें आप कहते हैं कि सिवाय मुसलमान के चाहे कोई भी हो उसको हिंदुस्तान सिटीजनशिप दे देंगे आप। क्या ये राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ नहीं है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि आपकी पॉलिसी क्या। और आखिरी बात, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि मोदी सरकार एक कालाधन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, बल्कि यूपीए से ज्यादा उन्होंने पैसा दिया 3000 करोड़ का। कलकत्ता हल्दिया से हम सुतेक पोर्ट तक ये प्रोजेक्ट में लाएंगे और सुतेक पोर्ट से पलाटा रिवर तक, ये रिवर कहां जाएगा? रखाइन एरिया में जाएगा और फिर वहां से मिजोरम को हम कनेक्ट करेंगे। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, आप खुद फैसला कर लीजिए। भाई सरकार में आप है, आपको बेहतर मालूम है। बांग्लादेश का एम्बेसडर जाकर हमारे होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल से क्या कहा, मिनिस्टर का संपित बेहतर बता सकते हैं। हम एक रीजनल पावर है और रीजनल पावर को अपना पावर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गुंडे हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको आप खामोश बैठिए, बल्कि आप यकीनन हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और तमिलियन रेफ्यूजीज को भी जब मालूम हुआ उसमें बाज लोग ऐसे थे तो उनको निकाल कर दूसरे कैंप में मुंतकिल किया गया। अब जब 40,000 या 16,000 लोग यहां पर हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की पॉलिसी क्या है? कल आप एफिडेविट जो सबमिट किए थे उसको वापस ले लिया आप, फिर आप इंसानियत के नाम पर वहां पर सामान भी भिजा रहे हैं, आप रखाइन एरिया को डेवलप भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी पॉलिसी क्या है? ठीक, संबित पात्रा, डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखता है पॉलिसी में? जो सवाल वो उठा रहे हैं कि आप बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के लिए अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और म्यांमार से अगर कोई रिफ्यूजी होके आ रहा है तो उसके लिए अलग बिहेव करते हैं। कोर्ट को आप कहते हैं हम इनको डिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके बाहर बैठे हुए सरहद पे उनके लिए आप खाना भी भेजना चाहते हैं। देखिए, पहली बात है, आपने कहा कि भारत को एक मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, मानवीय चेहरा दिखाना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। इसीलिए तो रखाइन एरिया जहां पे ये सारी गड़बड़ियां हो रही है, भारत सरकार ने $1 मिलियन दिया म्यांमार को कि आप ये लीजिए, रोहिंग्या मुसलमान हो या बाकी आपके कोई भी और नागरिक हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम हैं यहाँ पे, इंसानियत के नाते हम ये मुहैया कराते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे आपके देश में दिक्कत हो, आपके देश से आतंकवादी निकलकर हमारे देश में रहेंगे, ये इंसानियत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और दूसरी बात है, कौन कह रहा है कि हिंदुओं को हमने मुक्त हाथ से यहाँ गठित कर लिया, यहाँ उनको लाके बसा दिया? बिल्कुल नहीं। जिनके पास पासपोर्ट है, अगर रोहिंग्यान के पास पासपोर्ट है, अगर वो पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 5 साल, उसके बाद 1 वर्ष एक्सटेंशन देके 6 वर्ष तक रख सकती है। यह हमारा पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट कहता है। मगर इन रोहिंग्यान के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ताक पे रख दे और जो अवैध रूप से भारत में घुस के आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनको हम सर पे उठा के घूमे जस्ट बिकॉज हमें ह्यूमैनिटेरियन चेहरा दिखाना है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात है, आप देखिए, एक टेरर एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री ने रॉ इत्यादि सबसे सुझाव लेने के पश्चात जारी किया है। ये टेरर एडवाइजरी क्या कह रही है? ये टेरर एडवाइजरी कह रही है कि ये जो सैल्वेशन आर्मी है, अरकानसान रोहिंग्यान सैल्वेशन आर्मी ARSA, इनका जो जोड़ है वो किसके साथ है? हाफिज सईद के साथ है, जमातुद्दावा के साथ है, LET के साथ है। जाकिर मूसा ने अभी चंद दिनों पहले एक वीडियो जारी करके क्या धमकाया है? उन्होंने कहा कोई भी अगर रोहिंग्यान मुसलमान को छुएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। हाफिज सईद ने एक वीडियो जारी किया है, उसने कॉल किया है इंडिया के रोहिंग्यान मुसलमानों को,
बाकी देशों के रोहिंग्या मुसलमानों को कि वो हथियार उठाए और आतंकवाद आरंभ कर दे। छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, बाकी हमारी ऑपोजिशन पार्टी के बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम भी गिनाया, हराका अल यकीन, यह एक आतंकवादी सरगना है जो कि रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा चलाया जाता है। बोध गया बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, उसमें भी रोहिंग्या मुसलमान का नाम आया। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब आई थी उन्होंने भी हमें एक लिस्ट सौंप के, ड्रॉसियर सौंप के गई, जिसमें कहा गया कि एलईटी रोहिंग्या मुसलमान को भड़का रहा है आपके देश के अंदर आतंकवादी हमला करने के लिए। यह सब कुछ हम भूल जाएं और केवल आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी जी उनको मानकर कि हमें रोहिंग्या मुसलमान को देश में रखना चाहिए, उनको हम यहाँ रख लें। आप क्या बोलना चाहते हैं? और ये संख्या अभी 40,000 है, ये 4 लाख होने में देर नहीं लगने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी, जो बात हाफिज सईद बोल रहा है वही बात आप भी बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है सर। अब आप देखिए, अब आप अपनी ज़हनियत का इजहार कर रहे हैं, आप मुझे हाफिज सईद से जोड़ना चाहते हैं, जबकि मेरे बुजुर्गों ने जिना के संबित पात्रा ने जोड़ा, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। ये आपका प्रॉब्लम है, मैं क्या कुछ नहीं आप बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, अब आप जाहिर है ना, तो मैं इसीलिए आपके चैनल पे आने से बहुत डरता हूं, क्योंकि आप हर मुसलमान को ले जाकर पाकिस्तान से मिलाते हैं। 70 साल से हम मुल्क में है और जिना के पैगाम को हमने ठुकराया, और उसके बाद भी आप हाफिज सईद जोड़ रहे हैं। तो सर आपकी ज़हनियत है, मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, आप बड़े विजडम आप रखते हैं, मगर आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बात मत करिए। आप ये बताइए कि 40,000 अगर संपित कह रहे हैं कि 3 लाख हो जाएंगे, आप क्यों हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर आपको यकीन नहीं है क्या? आप क्यों उनको डिमीन कर रहे हैं? सरकार तो आपकी है ना सर, बॉर्डर पे तो आपके सिपाही है, आप रोक लीजिए। चलिए, साबिका हुकूमत ने गलती की थी, अब आप रोक लीजिए, किसी को आने मत दीजिए। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह रहा हूं कि परेश बरुआ उल्फा का लीडर बर्मा में है, आप ला लीजिए। खापलांग के लीडर्स बर्मा में है, ला लीजिए। और उन इलाकों में है जहां पर बर्मा की आर्मी का रिट चलता ही नहीं है वहां पर। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप 40,000 या 16,000 है, आप क्या करने वाले हैं बताइए? कल आप एक एफिडेविट देते हैं और उसको वापस लेते हैं रातों रात। आप बांग्लादेश की बात करते हैं, अरे बांग्लादेश का हाई कमिश्नर तो सख्त अल्फाज में हमारी गवर्नमेंट जाकर कहा कि आप एक रीजनल पावर है, और क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि आपकी पॉलिसी क्या है? ठीक है संपित, सब बुराइयां हम में हैं, आप दूध के धुले हुए हैं, बहुत अच्छा है, चलिए, मगर आप सरकार में हैं, आप तो ये बताइए ना कि 40,000 लोगों को क्या करेंगे आप? मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि आप अपना रोल प्ले करिए। 1997 में और 78 में भी 3 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश से वापिस गए बर्मा को। आप वो रोल प्ले करिए, आप यूनाइटेड नेशंस में बैठिए, आप बात करिए, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। हिंदुस्तान को रोल प्ले करना है, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है, हम सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहते हैं, आप वो रोल प्ले करिए और एक एनवायरनमेंट पैदा करिए ताकि हम इनको वापस भिजा सकें। जो माजी में 1997 में और 78 में 1.5 लाख 2 लाख माने 4 लाख रोहिंग्या वापस गए, फिर वहां पर जुल्म किया बर्मा की हुकूमत ने, तो दौड़ कर आ रहे हैं। तो आप रोल प्ले करिए ना, सरकार को रोल प्ले करना चाहिए। जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हैं और मुंबई में बारिश हो गई तो बुलेट ट्रेन नहीं है, तो आप अपना रोल प्ले करिए। संबित पात्रा, आपकी सरकार हिटलर का रोल प्ले करना चाहती है या फिर बड़े भाई का, जिसका वो इशारा दे रहे हैं? नहीं, हम जिन्ना नहीं बनना चाहते हैं, हम हमेशा बड़े भाई थे और बड़े भाई रहेंगे। देखिए, कोई ये ना सोचे कि ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको ट्रक में भर भर के वहाँ भेज दिया जाएगा म्यांमार, या उन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको डिपोर्टेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई डिपोर्टेशन जो करते हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही नहीं भेज देते हैं। म्यांमार के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ अभी हमारी सरकार गई थी, हमारी सरकार के एजेंसी रहते हैं, वहाँ बात होती है, उसके बाद डिपोर्ट किया जाता है। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। पहली बात, अभी ये कहा गया कि ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों के साथ आप क्या करोगे? हम उन्हें कहीं फेंकेंगे नहीं, मगर जो करना चाहिए वो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी को आधार कार्ड दे दिया है, किसी को राशन कार्ड दे दिया है, किसी को वोटर कार्ड दे दिया है, और वहाँ जाकर बोल रहे हो देखो हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट देश बन गया है, वोट हमें दो। यही होना है ना कुल मिलाकर। ये नेता टीवी पर क्यों लड़ रहे हैं? भैया, मुझे नेता बाद में बनना है, मुझे हिंदुस्तानी पहले बनना है। और मैं आपको बता दूं, ये सारी लड़ाई वोट बैंक की है।
वरना आदरणीय ओवैसी जी की क्या आपको लगता है ओवैसी जी ह्यूमैनिटेरियन के फरिश्ते बन के उतरे हैं बचाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को? बिल्कुल नहीं। उनका भी एक एजेंडा है, हमारा भी एक एजेंडा है। उनका एजेंडा उनके वोट बैंक का है, हमारा एजेंडा देश की सुरक्षा का है कि भैया किसी भी कीमत पे देश की सुरक्षा पर आज से 10 साल पहले के बाद 20 साल बाद आंच ना आए। हमारे भविष्य का जनरेशन ये ना पूछे कि भैया जब ये रोहिंग्या मुसलमान घर में घुस के यहाँ घर बना रहे थे तो हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? बैठ के डिबेट कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे भविष्य सुरक्षित हो सके? तीसरी बात करके बात खत्म करूंगा। देखिए, म्यांमार में ये जो इंसर्जेंसी ग्रुप है रोहिंग्या मुसलमान की, किस लिए लड़ रही है? ये आज़ादी के लिए लड़ रही है, ये आर्म्स उठा के लड़ रही है, ये इंसर्जेंसी कर रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुछ लोग कश्मीर में इंसर्जेंसी कर रहे हैं। अगर कश्मीर के इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप को जिस प्रकार पाकिस्तान उनको पनाह देता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको रेफ्यूज देता है, तो हम पाकिस्तान को कायर देश कहते हैं ना। हम कहते हैं ना ये आतंकवादियों को शरण देने वाला देश है। आप क्या चाहते हैं, कल को हमें भी आतंकवादियों को शरण देने वाला देश कहा जाए? म्यांमार और उसके आसपास के तमाम देश, एशियान देश क्या कहेंगे? बांग्लादेश तो रख नहीं रहा है रोहिंग्या मुसलमान को, वो तो इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया तो रख नहीं रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, वो तो इस्लामिक देश है। हम रखेंगे उनको और आप फिर बाद में कहेंगे तो ये तो आतंकवादी देश है। भैया आतंकवादियों आप ये कह रहे हैं संबित पात्रा, जो आप दूसरों से नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा कि ठेकेदारी इस्लामिक देश ही लें, हम क्यों लें? ये सरकार का वर्जन है? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा क्यों नहीं बांग्लादेश उनको पनाह दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश जानती है कि ये आतंकवादी सरगनाओं को नहीं पनाह देना है। म्यांमार अगर अपने देश के अंदर इंसर्जेंसी को झेल रहा है तो म्यांमार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज हम क्यों कहते हैं कि सार्क देशों को इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करना होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जो इंसर्जेंट बन के कश्मीर में लड़ रहे हैं उनको कहता है ये फ्रीडम फाइटर है, मैं इनको अपने यहाँ रेफ्यूज दूंगा, मैं अपने यहाँ इनको ट्रेनिंग दूंगा। कल को हम इन म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ रेफ्यूज देंगे तो आप नहीं कहेंगे कि अरे ये इंसर्जेंट ग्रुप को लाके हमने क्यों अपने यहाँ रेफ्यूज दिया हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी बोलिए, समझ में आ रही है आपको इनकी बात? मैं संपित साहब को मैं इतना ही कहूंगा कि अगर रखाइन में 2 दिन पहले 200 हिंदू रोहिंग्या को जिंदा जला दिया गया, 400 फैमिलीज बेघर हो गए, आप क्यों नहीं ले लेते उनको? ले लीजिए ना। चलिए, मुसलमान आपकी नजर में सिक्योरिटी इशू है, इन हिंदू रोहिंग्या को तो ले लीजिए। कौन रोक रहा है? आपने तो लिया है। जो हिंदू पाकिस्तान से आए आपने लिया, जो हिंदू बांग्लादेश से आए। सुनिए मेरी बात प्लीज, मेरे कंप्लीट कर लें। वो जो चकमा है उनको आप पूरा करें। असद जी आप पूरा करें, मैं उन्हीं को टोक रहा था कि पूरा करना। ठीक है, तो ये तमाम लोगों को आपने लिया है, आप इनको भी ले लीजिए। जो रोहिंग्या हिंदू है कम से कम उनको ले लीजिए। चलिए, अगर जो मुसलमानों से आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम लगता है, और इंडोनेशिया की बात की, मलेशिया की बात की, वहां पर है रोहिंग्या, वहां पर भी 30-40 हजार रोहिंग्या है, वहां पर है। ये मत कहिए कि नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार की पॉलिसी क्या है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ना सिर्फ रेफ्यूजीज को अप्लाई होता है बल्कि एलियंस को भी अप्लाई होता है, जो संपित जिसका हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ रेफ्यूजीज को भी अप्लाई होता है और जो दाखिल हुए उनको भी अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट टेमिलियंस को आप संपित जो बात कर रहे हैं, क्या प्रभाकरन ने श्रीलंका में गड़बड़ नहीं की, टेररिज्म नहीं किया? कितने हमने टेमिलियंस को वापस भेजा श्रीलंका को? बताइए, इसका रिकॉर्ड पेश करिए। पर असद साहब एक चीज तो हमारे सामने है। सर एक चीज तो बताइए ना, कि कोई जबरदस्ती आपके घर में चोरी से घुस आया, उसके बाद आप यूएन का हवाला देके उसको घर में रख लेंगे? फिर आपको अपनी जमीन बांटनी पड़ेगी, अपना बिस्तर बांटना पड़ेगा, अपनी बैठने की जगह बांटनी पड़ेगी, अपने बच्चों के हिस्से की रोटी बांटनी पड़ेगी। आप अपने सारे रिसोर्सेज भी तो देखेंगे। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। तो फिर चकमा भी चोर है, वेस्ट पाकिस्तान से आए हिंदू भी चोर हैं, पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे हैं वो भी चोर हैं, अफगानिस्तान से जो आए वो भी चोर हैं, वेस्ट पाकिस्तान से जो हिंदू आया था असद ओवैसी, वो भारत का हिस्सा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक। आप गलत मिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए, अब आप देखिए, आप मेरे जवाब का नहीं, मैंने आपको कहीं रोका नहीं है, लेकिन जहां तथ्य पर आप फिसलेंगे, मेरा काम है दुरुस्त करना। देखिए,
सुनिए सर 1 लाख तिब्बतन आए वो भी चोर है। तो जब आपने सब चोरों को ले लिया तो फिर इन चोरों का क्या करेंगे फिर आप, जो ऑलरेडी आपके पास 2 मिलियन चोर है। आपकी नजर में ये तमाम रेफ्यूजी, ये तमाम लोग जो लुट गए थे, पिट गए थे, मर गए थे, इनको काट दिया गया, चीन ने काटा, पाकिस्तान ने मारा, बांग्लादेश ने मारा, अफगानिस्तान, आप उनको चोर कह रहे हैं। तो सर जब आपकी नजर में ये चोर है तो फिर इन चोरों का क्या करेंगे आप? मैं तो उनको चोर नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इंसानियत का फरीजा ये उत्तर देता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हमको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, जो एक रीजनल पावर है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी जगह मिलेगी। जब जगह मिलेगी हमको तो हमको अपना रीजनल पावर दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी जबान में इस्तेमाल करेंगे चोर आ गया घर में, ये आ गया, तो सर प्लीज इस तरह की जबान मत करिए, कम से कम मुल्क को आप बेइज्जत मत करिए। ठीक, संबित पात्रा दीजिए जवाब। अच्छा, मैं जवाब देता हूं। नहीं, पहली बात है ये बार बार ओवैसी जी का कहना कि सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको जगह चाहिए, अगर हिंदुस्तान को वहाँ पैठ बनाना है तो फिर आप रोहिंग्या मुसलमान को आने दीजिए। ये आपको लगता है कि हम रोहिंग्या मुसलमान को 40,000 क्यों 40 लाख भी रख देंगे तो ये चाइना जाके बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया किया इंडिया ने, अब इनको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दो। आपको ऐसा लगता है क्या? इतनी बेवकूफ़ है इंडिया की डिप्लोमेटिक सर्कल कि ये रोहिंग्या मुसलमान को सेटल करा के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे? अरे भैया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए दम चाहिए। वो दम हमने डोकालाम में दिखाया। जिस प्रकार का डिप्लोमेटिक ताकत दिखाना होता है वो हमने दिखाया। ये रोहिंग्या मुसलमान और आतंकवादी संगठनों के घर में रख के कोई सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनता है। दूसरी बड़ी बात है, आपने कहा कि जो सुरक्षा का विषय वो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कुछ कहा हुआ है। देखिए, बुरा मत मानिएगा असदुद्दीन साहब, मैं बार बार कहता हूं व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई खिलाफत आपसे नहीं है, मगर आप ही के स्टैंड को लेकर मैं बोलता हूं। जब याकूब मेमन को फांसी होती है तो आप कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट गलत है, फांसी इसलिए हो गई क्योंकि याकूब मेमन मुसलमान था। जब ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लगती है तो आप ही कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट कौन है, मैं जैसा चाहूँगा वैसे शादी करूँगा, मैं जैसे चाहूँगा वैसे तलाक दूंगा। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट नगण्य और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कोने की वस्तु हो जाती है, उसे पूछना नहीं चाहिए। और अब ह्यूमैनिटेरियन राइट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई जजमेंट दिया नहीं है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट का आपको याद आ रहा है। तीसरी बात है कि क्या रेफ्यूजीज को लेकर देश को ह्यूमैनिटेरियन फेस रखना चाहिए। देश का धर्म क्या है? देश का धर्म है पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करना। जो देश अपनी नागरिकों की सुरक्षा की चिंता नहीं कर सकता है और दूसरों की नागरिकों की सुरक्षा करने चले जाता है, उस देश को देश नहीं कहते हैं। याद रखिए, अगर भारत को देश बनना है तो पहले मेरी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा करेगा, उसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों की किसी और हिंदू की सुरक्षा करने जाएगा। ये बात याद रखिए। चौथी बात, जहां तक तमिलियन की बात है, देखिए जो तमिलियन आए, आप याद करिए, टेंट लग के उनका वहां कार्ड बना, 16,000 म्यांमारी रोहिंग्या मुसलमानों का कार्ड बना है UNHRC, 40,000 का नहीं बना है। उनका रेफ्यूजी कार्ड बना, पासपोर्ट थे उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा, एक्सटेंशन हुआ। हिंदूज भी जो आए हैं उनके भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो संविधान बड़ा है या ह्यूमैनिटेरियन को आप ग्राउंड पे संविधान के साथ भी खिलवाड़ करेंगे? तो आप कोर्ट में ये क्यों कह रहे हैं कि इनको वापस भेज देते हैं? कोर्ट में ये क्यों नहीं कहते कि हम इंतजार कर रहे हैं, इनका डॉक्यूमेंट आएगा तो इनको रख लेंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट कहां से आएगा जब डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है? रोहिंग्या मुसलमानों का तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आएगा कहां से? और कोर्ट को जो कहा गया है, अब देखिए, सरकार ने संसद में होम मिनिस्टर ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेन करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई रेफ्यूजी कानून नहीं है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो नॉर्म्स लेड डाउन हैं वो रोहिंग्यान रेफ्यूजी फुलफिल नहीं करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? हमें कानून को नहीं मानना चाहिए, सब कुछ ताक में रख देना चाहिए? क्योंकि कुछ हैंडफुल ऑफ लिबरल्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं कि रोहिंग्यान मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है। ओके, असदुद्दीन ओवैसी, आपने आज जो बात कही उसमें आपने प्रधानमंत्री से सीधे कहा कि तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मुस्लिम नेताओं के भी तो डबल स्टैंडर्ड हैं, वो तस्लीमा का विरोध करते हैं लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी की ब्यूटी तो ये है ना, इंडिया है, नॉर्थ कोरिया तो नहीं बना। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कोई किम जोंग तो नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे तो गोली मार कर कहीं फेंक दिया जाएगा। डेमोक्रेसी है, हम अपनी राय रख सकते हैं। और दूसरी बात, संपित ने डोकलम की बात की, मैं आपके चैनल पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा हूं।
और इसको चलाइए। आप मालूम कर लीजिए कि डोकलाम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया किसने प्ले किया बताऊं आपको? रशिया के पुतिन ने प्ले किया, और रशिया ने चाइना को समझाया कि ज्यादा बाजा मत बचाइए। आप पीछे हट गए चाइना से। क्या म्यूचुअल विड्रॉल है? क्या पुतिन ने रोल नहीं प्ले किया? अब इस पर बाद में बहस करेंगे। तीसरी बात सुनिए देखिए, संबित पूरा कर लेने दीजिए उनको। सुनिए मेरी बात। नहीं आप इसको आप पीछे हट कर ये मत बोलिए। संबित जी एक बार वो पूरा कर लें। देखिए ये देश का विषय है, नहीं सुनिए ना, एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए। ये कहना कि हम पीछे हट के भाई अगर वो ये मुझे एक्सेप्ट उनको पूरा कर लेने दीजिए। पूरा करिए। अगर वो कोई देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, देशद्रोही बात कर रहे हैं आपके हिसाब से, बिल्कुल देश की जनता तय कर लेगी ना। मेरा भारत है भैया, मेरा देश है। बोलने दीजिए एक बार। अगर कहेंगे कि देश पीछे हट गई तो मुझे बुरा लगेगा। सर आपको बुरा नहीं लगता होगा, बुरा मुझे भी लगेगा संबित पात्रा। और अगर वो वाकई भारतीय हैं जैसा वो कह रहे हैं कि हम 70 साल से ऐसे नहीं रह रहे हैं यहाँ पर, तो ये कहना उनको भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन एक बार उनको बात तो पूरी कर लेने दें। पूरी कीजिए 2 दिनों वैसी बात है। आप हाँ करिए। हाँ, डोकलम में चाइनीज मीडिया का गवर्नमेंट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, और उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है म्यूचुअल विड्रॉल का। और वो कह रहे हैं कि वहां पर रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और आगे जाकर रोड तामीर करेंगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि डोकलम में पुतिन ने रोल अदा किया, और पुतिन अब ये बात निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी, आप देख लेना। असद जी मुझे तो लग रहा था रोहिंग्याओं का कि कहीं आप भी ये ना कह रहे हो कि राहुल गांधी ने प्ले किया था। आप तो फिर भी एक नया पॉइंट लेके आए कि पुतिन ने प्ले किया था। मैं ये कह रहा हूं सर कि हालांकि ये आज का विषय नहीं है। प्लीज आप सर, हालांकि ये आज का विषय नहीं है, फिर भी अगर ये छिड़ गया है तो मैं केवल ये कह रहा हूं सर कि क्या पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेजने के बाद कभी ये कबूल करता है कि हमारे आतंकवादी थे वहां पे? चाइना का मीडिया वहां का स्टेट ओन्ड स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है सर। वहां पर जो सरकार चाहती है वही लिखा जाता है, वही बोला जाता है, वही दिखाया जाता है। तो आप चाइना की सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कहेगी वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं? सर मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत करिए। मैं आपके खिलाफ कह रहा हूं। आपके चैनल ने 2000 नोट के बारे में कहा था कि उसमें एम्बेडेड चिप है। अकेला चैनल है सर जो खबर चलाने के बाद आ जाएगा, माफी मांगता है और ये बताता है कि हमसे ये गलती हुई। अकेला चैनल है सर। आय हाय हाय आय हाय 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 हाय, मैं आप फिदा हो जाऊं आपके इस बयान पर। आप तो सर अपनी बातों पे ना वापस हटते हैं, ना माफी मांगते हैं, ना शर्मिंदा होते हैं। चलिए, अरे नहीं सर, सुन लीजिए ना, आप रोहिंग्या पे आ जाइए। मैं तो कह रहा हूं रोहिंग्या सिर्फ मुसलमान नहीं, रोहिंग्या में सिर्फ मुसलमान नहीं मर रहे, हिंदू भी मर रहे हैं। मैं अगर हमारा आंग सांग सूची तो एक डिस्ग्रेस है नोबेल प्राइज विनर के, वहां पर बरुआ टेररिस्ट जो उल्फा का लीडर बैठा हुआ है, कापलांग के लीडर्स बैठे हुए हैं। अरे बीजेपी सरकार को मैं तो तायद कर रहा हूं कि आप 3000 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर कलाधन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो जो पलटे रिवर से जाएगा और रखाइन एरिया में जाएगा, फिर वहां से रोड बनेगी मिजोरम में। अरे मैं नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा हूं संपित साहब के प्लीज आप कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे सामने हैं, जो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना। और आखिरी बात, ये बार बार हर प्रोग्राम पर संपित याकूब मेमन की बात करते हैं। संपित, मैं बुरा जरूर हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बुल्लर को फांसी पे चढ़ा दीजिए, और वो जो टेमिलियन है उनको चढ़ा दीजिए ना। क्यों नहीं चढ़ाते भैया? मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव पावर का सुप्रीम कोर्ट को कभी मैंने नहीं कहा, एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नमेंट के पास है उसका गलत इस्तेमाल आप लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी उम्मीद है मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ की, कितनी सरकारों ने इंसाफ किया हमसे, जेलों में हमको डाला, गुर्बत में मुब्तला किया, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ही तो इंसाफ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं। उसी आखिरी उम्मीद ने जब ट्रिपल तलाक को बैन किया, मोड़कर पेश कर रहे हैं। उसी आखिरी उम्मीद ने जब ट्रिपल तलाक को बैन किया सर, तो परसों सारे एक साथ खड़े हो गए थे। मैं बोल लूं, आप वहां नहीं थे, ये अलग बात है। संबित पात्रा, लास्ट कमेंट आपका। अरे आप तो ट्रिपल तलाक को सर मैं फिर कह रहा हूं विषय वो है ही नहीं सर। सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं सर, विषय वो है ही नहीं। विषय रोहिंग्या है। आप कह रहे हैं हिंदू भी आ रहे हैं, लेकिन इस देश का हिंदू नहीं खड़ा हो रहा है संगठन बना के, सड़क पे उतर के, आजाद मैदान में आग लगा के। केवल मुसलमान ही क्यों खड़ा हो रहा है? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। कह रहे हैं मैं बोल लूं, गलत कह रहे हैं, आपको जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आप आगे अपनी असलियत पे, जो वकील केस लड़ रहा है। नहीं ओवैसी साहब, अब मेरी बारी है, सुन लीजिए सर। जैसे आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है ना, वो वकील भी सारे हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है ना। इस बात को भी तो ध्यान रखिए। संबित, लास्ट कमेंट। आप ठेकेदार हैं क्या हिंदुओं के? लास्ट कमेंट सर। मैंने तो कहा ही नहीं ना, मैं ठेकेदारी लेने के लिए बैठा हूं सर।
अब सुन लीजिए, ठेकेदारी लेना आप लोगों का काम है सर, सुन तो लीजिए, आप लोगों का काम है सर, मेरा नहीं है। आप लोग तो मुल्क में मुझे जाके जनता से धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट नहीं मांगने सर। को कर रहे हैं, शांत हो जाइए। मेरे व्यूअर के पास बहुत बड़ी ताकत है सर, रिमोट कंट्रोल। अब मैं बोल लूं, वो उससे तय कर लेता है। आप लोगों की बारी में मजबूरी हो जाती है उसकी, की गलती हो जाती है, 5 साल तक झेलनी पड़ती है उसे। संबित, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, ये जो ओवैसी साहब कह रहे थे ना कि मुसलमानों का तो लास्ट रिसोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, सभी सरकारों ने हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुई है, मुसलमानों पे अत्याचार ही किया है। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ गया है, अब 20% से ज़्यादा हो गया है मुसलमानों का, ये सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है पॉपुलेशन बढ़ना। हम सब अत्याचार कर रहे थे और ये 20% हो गए सुप्रीम कोर्ट के कारण। और पाकिस्तान में हम 2% हिंदू हो गए हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कारण। देखिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए, मैं आपको आज 2 टुक सुना ही देता हूँ। ये इस्लाम में एक थ्योरी है उम्मा का थ्योरी होता है, भैया ये देश की बाउंड्री कुछ नहीं होती है, इस्लाम सबसे बड़ा होता है, किसी कंट्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा नहीं होता है। मुझे गर्व है कि हमारे देश के अधिकांश मुसलमान, 90% से अधिक मुसलमान हमारे देश के, हमारे भारतीय भाई हैं, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, तभी आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मगर ये 2-4% ओवैसी जैसे हमारे बंधु ऐसे भी हैं जो ये उम्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ाते रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान को ज़्यादा अपना मानते हैं और भारतीय संबित पात्रा और रोहित सरदाना को कम अपना समझते हैं। मुझे लगता है इस विवेचना से बाहर आने की आवश्यकता है। नहीं, संबित पात्रा, अगर असदुद्दीन ओवैसी का यही कॉन्सेप्ट होता सर, 2 पीढ़ियों में वो अपनी राजनीतिक पार्टी को पूरे भारत में नहीं ले जा पाए हैं अभी तक। आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से वो हाथ मिला के खड़े हो जाना चाहते हैं आपके खिलाफ। तभी तो मैंने कहा 99% मुसलमान बंधु ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट पे मानते नहीं हैं, 1% ऐसे हैं जो जिन्ना बनने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा, ऐसे थोड़ी कह दिया। अरे भैया, हमारे मुसलमान भाई हमारे अपने हैं, ये देश हम दोनों का है, मगर ये जो 1% लोग उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं नहीं चाहता कि किस तरह की कोई ऐसी बात हो जिससे कड़वाहट हो और चर्चा जो है वो विषय से भटक के कहीं और जाए। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी, आपने कहा था लास्ट कमेंट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप चाहें तो इस कमेंट का जवाब दे के जाएं। मैं संपित साहब से कहूंगा कि जब मैं 2% लोगों में शामिल हूं जो मुल्क के खिलाफ है, संपित साहब आपकी जगह बता दीजिए, आप अपने हाथ में पिस्टल लाइए और मुझे गोली मार दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलिए मुझे खत्म कर दीजिए। अगर मैं देश के खिलाफ होना संपित, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है आप आ जाइए, गोली मार दीजिए, आइए, चलिए आपकी जगह मुतयन कर दीजिए, मैं आने तैयार हूं, चलिए आइए। सदियों से मरने वालों में से तो हम ही हैं, हम क्या मारेंगे? आप दोनों से अनुरोध है, प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, यहाँ बातों के तीर चलाए जाते हैं और बातों से ही हिस्सा नहीं लिए, तिरंगे के खिलाफ थे। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माने थे, आज इख्तियार पे अलग बात है। प्लीज संबित पात्रा, प्लीज असदुद्दीन ओवैसी, लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं राजाकार गोलियां नहीं चलती, वहां गोली से नहीं, गोली से काम होता है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं लोकतंत्र मुझे अधिकार देता है अपनी बात रखने का, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार देता है, तो सरकार से जवाब भी मांग रहा हूं कि आप बता दीजिए आपका स्टैंड इस पे क्लियरली क्या है। धन्यवाद असदुद्दीन ओवैसी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संबित पात्रा हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में, आगे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बाकी मेहमानों के साथ। तो मोहम्मद सखी खान राठौर साहब, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जम्मू से दिल्ली तक आए हैं रोहिंग्याओं की आवाज उठाने के लिए। सर, जम्मू में रहते हो कश्मीरी पंडितों की आवाज नहीं उठाई कभी आपने? देखिए, मैं काफ़ी देर से असदुद्दीन ओवैसी साहब और समित पात्रा साहब को सुन रहा हूँ। बहुत मुख्तसर में आपका जवाब दूंगा और ज़बान व अदब का मेरे यहाँ हमेशा ख्याल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अखलाक से हट के भटक के कभी नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दानिश्वर ने कहा था कि खलीफा थे उमर तो ज़िंदगी फाके में काटी थी, हमारे दौर का लीडर तो कासा छीन लेता है। आज पहली बार मैं नेताओं के बीच में हूँ और एक मेन मुद्दा जो आपने आज रखा है वो रोहिंग्या मुसलमान का है, और आप काफ़ी देर से ये सुन रहे हैं, समित पात्रा साहब से भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी ये आप समात कर रहे हैं कि वो बार बार, समित पात्रा साहब कह रहे हैं कि ये मेरा भारत है, मैं
अपने भारत की फिक्र खुद करूंगा। सबसे पहले ये 1 अरब 25 करोड़ का भारत है, अकेले ठेकेदार समित पात्रा साहब नहीं है और ना असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले ठेकेदार हैं भारत के। यहाँ बड़ी दुनिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह भारत चलाती है। ये समित पात्रा साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों के लिए आपने बहुत बार सुना है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। ये 5 साल 3 साल आने वाले लोग हैं। ये इसी तरीके से बोल के अखलाक की धज्जियाँ बखेरते हैं, कभी किसी का मान सम्मान नहीं रखते हैं। बहरहाल रोहिंग्या मुसलमान की जहाँ तक बात है, घुसपैठिया का मसला आया था। सबसे पहले तो ये कि घुसपैठिया हम किसको कहेंगे, उसका माना ही समझ में नहीं आ रहा है। अवैध तरीके से आने वाला कोई लोग या पासपोर्ट, जिन लोगों को बर्मा में आज तक जो है शरण नहीं सही तरीके से दी गई, वहाँ की शहरियत नहीं दी गई, तो पहले तो वो पासपोर्ट कहाँ से लाएंगे। फिर इतना बड़ा फराख दिल भारत जो है वो 40,000 निहत्तों से कैसे घबरा जाएगा, ये सब कहने की बात है। और अगर बॉर्डर से कोई आ भी रहा है कश्मीर, आपने कहा कि कश्मीर में रहकर पंडितों की बातें कब नहीं उठाई। नंबर 1 तो कश्मीर आज तक जिस तरीके से चल रहा है आप लोगों की नज़र में है। कश्मीर में आज तक 2 गुटों के अंदर कभी लड़ाई नहीं हुई है। अगर कोई मसला आया है तो नेताओं की बुनियाद पर आया है, सियासियात की बुनियाद पर आया है। सियासी लोगों ने अगर हथगंडे चलाए हैं, उन हथगंडों की बुनियाद पर कोई कौम लड़ी है तो लड़ी है, वरना आज भी वहां अखलाक से, मोहब्बत से, भाईचारे के साथ रहा जाता है। वहां मोहब्बत के साथ सारे काम किए जाते हैं। अब एक आदमी, मैं आप ही को कहना चाहता हूं रोहित भाई, आप बैठे हैं अपने घर में, आप अपने दरवाजे से अंदर मुझको इजाजत एंट्री की नहीं देते तो मैं कैसे आ जाता हूं। अगर कश्मीर में या रोहिंग्या में या कहीं से भी भारत के बॉर्डरों पर जो है आने का सिलसिला है, तो जो कर्मचारी वहां खड़ा है वो गवर्नमेंट से ऑलरेडी 50,000 सैलरी ले रहा है, तो ये क्यों होता है? इसका जवाब तो समित पात्रा साहब को अच्छी तरीके से देना चाहिए। अच्छा, तो आप रही रोहिंग्या मुसलमानों की जस्टिफाई कर रहे हैं ना, कोई चोरी से घुस आया है तो फिर उसको आप घर का एक कमरा भी दे दो, पलंग भी दे दो, खाना पीना बनाने के लिए किचन भी दो और फिर उसकी कमाई का इंतजाम भी करो। सर नहीं रोहित साहब, ये आपकी जबान है, ये आपकी जबान है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 40,000 लोग आए हैं आपके बकौल, यहाँ 40,000 लोग हैं, तो आपने ये बात जब वो घुस रहे थे तब क्यों नहीं उठाई? ठीक है, आज जब वो 40,000 लोग 4 साल से 6 साल से यहाँ बस चुके, रह चुके, यहाँ रह रहे हैं, अब आप बात उठा के कहते हैं अपनी नेतागिरी गर्म करने के लिए कि ये करना चाहिए, वो अवैध तरीके से आए उन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी जबान जरा सारी हरकत करके ये नहीं कहती है। मानेमाड़ में जो बुद्धिस्ट फोर्स वाले नहीं हैं, वहां के आम शहरी हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं, क्या उनको दहशतगर्द कहा है समित पात्रा साहब ने या दीगर किसी कर्मचारी ने कि वो लोग हथियार उठाए हुए हैं? उनको एक आदमी 25 साल जेल काटने के बाद आके ये भाषण देता है मुसलमान निहत्तों को काटा जाए, उनकी गर्दन कलम कर दी जाए, तो आप उसके दुनिया भर की दहशतगर्दी के बाद भी हमें ये नहीं कहने दिया कभी कि इस्लामिक दहशतगर्द है ये। इनको आप बुद्धिस्ट दहशतगर्द कहने में 10 सेकंड का समय नहीं ले रहे। तो समझिए, डबल स्टैंडर्ड तो सब तरफ है ना, आपकी बातों में भी डबल स्टैंडर्ड है। अतीकुर रहमान से कमेंट ले लूं मैं प्लीज, एक बार मैं अतीकुर रहमान से कमेंट ले लूं, एक बार अतीक साहब से कमेंट ले लूं। अतीक साहब, आपने सारी बातें सुनी, बिल्कुल ले लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी की भी सुनी, साकिब खान राठौर की भी सुनी, संबित पात्रा की भी सुनी। उसके पहले भी मुझे याद पड़ रहा है एक बार रोहिंग्या की डिबेट में आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। सर, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो इसे धर्म के चश्मे से देखना क्यों, लेकिन जब देखना शुरू कर ही दिया है, क्योंकि आपने भी कहा था इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान, मुझे अच्छे से याद पड़ रहा है। अब जब देखा जा ही रहा है तो सर रोहिंग्या मुसलमान को आप गले से लगाना चाहते हैं, तस्लीमा नसरीन को भगाना चाहते हैं, फिर मुसलमान पे भी आपका डबल स्टैंडर्ड आ जाता है, क्यों? जी रोहित जी, आज तो बहस बहुत अच्छी रही है और संबित पात्रा जी ने बड़ा अच्छे से बता दिया है कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कोई रोहिंग्या को रातों रात यहाँ से उठा के फेंकने। बड़े अच्छी तरह से उन्होंने जवाब दिया है। अब मेरा ये मानना है, मैं इतने दिनों से कई चैनल्स पे जा रहा हूँ, आपके पास भी जो मैंने आके कहा था कि सिर्फ मुसलमान नाम जुड़ा हुआ है, ये बात पुरानी हो गई।
ये नया डेवलपमेंट आज संबित पात्रा ने मुझे बताया कि रातों रात ये फेंकने वाले नहीं हैं उनको, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। रिपोर्ट तो करेंगे दूसरी बात रोहित जी ये देखिए, पूरा बोल रहे हो, फिर बोल रहे आप, बोलिए पूरा। दूसरी बात ये रोहित जी कि यहाँ पर भले ही आप मान लीजिए सारे के सारे आतंकवादी हैं, आप मान लीजिए 4 साल का 6 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा और औरतें भी सारी आतंकवादी हैं, तो भी इंटरनेशनल कानून के तहत नॉन रिफॉल्वमेंट ये आपको इजाजत नहीं देता है कि आप इतने दरिंदगी से उनको फेंक दो। संबित पात्रा जी बता चुके हैं कि वो रातों रात ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब रोहित जी मामला बिल्कुल साफ है, मामला ऐसा साफ है कि पूरी तरह से उनके लिए कोई ना कोई इंतजाम करने के बाद ही इंडिया ये एक्शन लेगा। अब जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे संबित पात्रा हो या गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर हो, ये राजनीति बंद कर दो, मामला बिल्कुल सामने सामने साफ है। ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। भारत को सिर्फ इतना करना है कि अपनी पोजीशन को बहुत मजबूती से यहां पर पेश करना है बगैर किसी ह्यूमन राइट वायलेशन के। तस्लीमा नसरीन का, सलमान रुश्दी का, इनका कोई ह्यूमन राइट नहीं होता है। एयरपोर्ट पे थप्पड़ मार मार के, धक्के मार मार के भगाते हैं लोग इनको। आप मामले को खुद उलझा रहे हैं। नहीं सर, मैं उलझा नहीं रहा हूं, मैं तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी नहीं कहा कि तस्लीमा नसरीन को रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जोड़ो या सलमान रश्दी को उसके साथ जोड़ो। तस्लीमा नसरीन को असाइलम दिया गया है, सलमान रश्दी का मामला तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। तस्लीमा नसरीन असाइलम, और मैंने एक डिबेट में कहा है रिपब्लिक टीवी पे कि असदुद्दीन ओवैसी को कोई राइट नहीं बनता है तस्लीमा नसरीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली पत्थर मारने का। ठीक है। जब तक के वो भारत सरकार के असाइलम में है, वो यहाँ पर पूरी सुरक्षित तरीके से रह सकती हैं। हमारा उनके साथ, तस्लीमा नसरीन के साथ जो इस्लामी तौर पे जो विरोध है वो जारी रहेगा। अच्छा, एयरपोर्ट से धक्के आई जाती रहेंगी, प्रोग्राम में उनके चीख चिल्लाहट होती रहेगी, उनको कहीं बोलने नहीं दिया जाएगा, उनको कहीं खुले में घूमने नहीं दिया जाएगा। मैंने फेवर नहीं किया सर, आपने फेवर नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता उस बात पे अपनी पीठ थपथपाते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि देखो हमने क्या कमाल कर दिया। ठीक सर, अब मैं संबित पात्रा से एक लास्ट कमेंट लेता हूं। तस्लीमा नसरीन के खिलाफ एक संबित पात्रा से सवाल बताइए, उनको खुली छूट है। संबित पात्रा, लास्ट कमेंट, समय खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट, समय खत्म हो रहा है। देखिए, पहले सुन लीजिए, पहली बात तो है जो साहब जम्मू से आए हुए हैं दिल्ली में, अभी रोहिंग्या मुसलमान के लिए यहाँ स्ट्राइक इत्यादि कर रहे हैं। आधे से बहुत सारे वर्ड्स में समझ नहीं पाया, बड़ा प्योर उर्दू उन्होंने कहा, मगर कुल मिला के इतना समझ पाया कि वो बिगुल बिगुल बजा के जो रोहिंग्या मुसलमान है उसको बाराती की तरह इन्वाइट कर रहे हैं कि शेर व शायरी सुनाया कि बाराती हो, आप आइए और आराम से रहिए। और आपने जब पूछा गया कि क्यों नहीं निकाले, तो उन्होंने कहा पहले तो डिफाइन करिए घुसपैठिए कौन। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। अरे आपके बीच में बोला नहीं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर, थोड़ा सुनना चाहिए, बीच में नहीं। सुनिए, आपने कहा कि घुसपैठिया पहले क्या होता है इसका परिभाषा निकालें। अब हम लोग बैठ के परिभाषा निकालेंगे कि घुसपैठिया कौन होता है। दूसरा, उन्होंने कहा जब ये घुस रहे थे, सर सुन लीजिए, आपने कहा जब ये घुस रहे थे तब क्यों नहीं रोक दिया, तब नहीं रोका, तो अब कुछ नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर आतंकवादी बुरहान वानी आतंकवादी है, अब हम उसे इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि अरे तब क्या कर रहे थे जब ये आतंकवादी बन रहा था, उसी समय ना मारना था उसको जब ये आतंकवादी बन रहा था। आतंकवादी जब बन रहा था उस समय आपने कुछ नहीं किया, तो आप कुछ मत करिए। अरे आप काहे परेशान हो रहे भैया? कश्मीरी पंडितों के लिए एक आंसू नहीं बहाया, मार मार के कश्मीरी पंडितों को भगा दिया आपने कश्मीर से, और यहाँ आके दूर देश 7 समुंदर पार बैठे रोहिंग्या मुसलमान के लिए छाती पीट पीट के रो रहे हैं, छाती पीट। और क्या ह्यूमन राइट्स है? अरे सदियों से मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के कारण सारी ह्यूमन राइट खत्म हो गई उनकी। उस समय ह्यूमन राइट नहीं दिखा, अब ह्यूमन राइट दिख रहा है। अरे दर्द महसूस हो रहा था ट्रिपल तलाक में, जब आपकी महिलाओं का दर्द हो रहा था तो दर्द महसूस हो रहा था। हलाला में महिलाओं का दर्द महसूस होता है। नहीं, अब आप बातों को मिक्स कर रहे हैं। अब आप बातों को मिक्स कर रहे हैं। लगता है ह्यूमन राइट से महिलाओं को कोई राइट्स नहीं है, वहां तो राइट दिखता नहीं है। दूर 7 समुंदर पार किसी मुसलमान के राइट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी जो आतंकवादी बने टेरर। चलिए सर, आप लोगों को एक दूसरे पर सिर्फ कमिट करना, मोहब्बतों की बोली आपसे नहीं बोली जाती। मैं माफी चाहता हूं। की बोली एक बार आपने कश्मीर पंडितों से बोलना चाहते हैं और साकी खान भी बोलना चाहते हैं, लेकिन अब समय खत्म हो गया। मैं चलते चलते, साकी खान आपने एक शेर पढ़ा था, कि ये मेरा मुल्क है, किसी के बाप का मकान थोड़ी है। तो किसी दर्शक ने उसका जवाब लिखा है, उन्होंने लिखा खफा होते हैं होने दो, मेरे घर के मेहमान थोड़े ही हैं।
दुनिया भर से लताड़े गए हैं, इनका कोई सम्मान थोड़ी है। ये आपको तय करना है कि आप वो सम्मान देना चाहते हैं जो दुनिया नहीं दे रही है, या फिर आप भी उन्हें इस मुसीबत की तरह देखते हुए बाहर रखना चाहते हैं अपनी सीमाओं से, जैसा सरकार अभी तक दावा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।